इंकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, लाल मस्जिद ऑपरेशन के अलावा अमरीकी ड्रोन हमले पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जख्म पर नमकपाची के मुतरादिफ साबित हुए। अगरचे ड्रोन हमलों को अमरीकी खुफिया एजेंसी यानी CIA और अमरीकी जर्नेलों ने खतरनाक दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने के लिए जरूरी करार दिया, लेकिन इन हमलों की वजह से पाक अफगान बॉर्डर पर मुकीम आबादियों में शिद्दत पसंदी की लहर में इजाफा हुआ। CIA ने तसलसल के साथ ड्रोन हमले जारी रखे, जिनकी बदौलत वो इंतहाई मतलूब अमरीकी दुश्मनों का सफाया करने में कामयाब हुए। मिसाल के तौर पर सईदुल मिस्री, जो कि अलकायदा का फाइनेंस चीफ था, शुमाली वजीरिस्तान में 2010 में ड्रोन हमले में मारा गया। इसके अलावा तहरीक तालिबान और दाइश के रहनुमाओं को इन हमलों में आसानी से आबदी नींद सुला दिया गया। इसी नुक्ते निगाह से ड्रोन हमले पाक अफगान बॉर्डर पर मौजूद अमेरिका के खतरनाक दुश्मनों को खत्म करने में मददगार साबित हुए, लेकिन हकीकत में ये हमले मकामी आबादी में गम और गुस्सा को अंगीख्ता करने और अमरीकी मुखालिफ जज्बात में ईंधन साबित हुए। इसकी वजह ये थी कि ड्रोन हमलों में मतलूब अफराद के अलावा हजारों बेगुनाह शहरी भी लुक़्मे अटल बन जाते। नाजरीन, न्यू अमेरिकन फाउंडेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 2004 से 2016 तक मारे जाने वाले हर 3 अफराद में एक फर्द बेगुनाह शहरी शामिल था। ड्रोन हमलों में हजारों मासूम सिविलियन शहरियों की हलाकतों ने मकामी दहशतगर्दों को यह जवाब फराहम किया कि वो दुनिया में किसी भी जगह इंतकाम लेने के लिए अमरीकी मुफादात को जरर बहम पहुंचाए। इसकी अमली मिसाल फैसल शहजाद है, जो कि मई 2010 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर नाकाम हमला करने का मास्टरमाइंड था। इसने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया कि इसने हमले की मनसूबाबंदी इसलिए की कि वो वजीरिस्तान में होने वाले अमरीकी ड्रोन्स की वजह से लुकमा अजल बनने वाले मासूम लोगों का बदला ले सके। इंडियन थिंक टैंक साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल यानी SATP के मुताबिक 2010 से 2016 तक पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों में 2090 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की थी। अगरचे एक लिहाज से ड्रोन हमलों ने अमरीकी अहदाफ का खात्मा आसान बना दिया, मगर दूसरी तरफ दहशतगर्द तंजीमों ने हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया कि इसने खुफिया मुआहदे करके ड्रोन हमलों की मंजूरी दे रखी है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ड्रोन हमलों पर एहतजाज के बावजूद खुद बेबस थी, क्योंकि अमरीका जैसी आलमी ताकत पर पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल का कोई असर ना हुआ। लेकिन इसका नुकसान वक्तन फवक्तन पाकिस्तान ही को उठाना पड़ा। यही वजह है कि लाल मस्जिद ऑपरेशन ड्रोन हमलों के बाद दहशतगर्दी की एक इंतकामी लहर के तौर पर उभरी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा बैतुल्लाह महसूद की साथियों समेत ड्रोन हमलों में हिलाकत के बाद इनकी अगली नस्लें इस इंतकाम का हिस्सा बनी। 1980 की दिहाई में अफगान जिहाद में शामिल होने की वजह से इनको मिलिट्री फोर्सेस से लड़ने का वसी तजुर्बा था। इंतकामी जज्बात और गैर मुल्की साजिशों ने इस पर नमकपाशी का काम किया, हता कि वो मुतशद्दिद और मोहलिक दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने लगे और आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया। इस बात का अंदाजा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 2008 के इस हमले से लगाया जा सकता है, जिसमें तरनोल के करीब 50 से ज्यादा नेटो टैंकर जला दिए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। दहशतगर्दी की इस लहर की वजह से कई सियासी और मजहबी रहनुमा और कबायली रहनुमा भी लुकमा अजल बन गए, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने इंतकामी सोच का साथ ना दिया। अल-मुख्तसर, लाल मस्जिद ऑपरेशन, ड्रोन हमले और दुश्मन साजिशों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। नाजरीन, पाकिस्तान की कौमी सलामती और अमन व इस्तिकाम की बहाली के लिए दहशतगर्दी की इस बढ़ती हुई लहर पर काबू पाना अशद जरूरी था। इस सूरत हाल को बांधते हुए पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप और सियासी रहनुमा ने दहशतगर्दी से नंबरदाज़मा होने का फैसला किया, जिसके लिए वक्तन फवक्तन फाटा की मुख्तलिफ एजेंसियों में मिलिट्री ऑपरेशंस का निफाज किया गया। मिसाल के तौर पर स्वात में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए ऑपरेशन राय रास्त नाफिज किया गया, जो कि मई 2009 तक जुलाई 2009 तक जारी रहा। ऑपरेशन राय निजात जनूबी वजीरिस्तान में TTP के असर और रसूख को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किया गया, जो कि जून तक दिसंबर 2009 तक जारी रहा। इनके अलावा खैबर एजेंसी, कुरम एजेंसी, बजवड़ एजेंसी और फाटा के दीगर इलाकों में भी ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजा में फाटा की बेशतर एजेंसियों में TTP, लश्कर इस्लाम, लश्कर जंगी और दीगर कलदम तंजीमों का असर और रसूख काफी हद तक कंट्रोल हो गया।
दहशत गर्दों की जाय पनाह को खत्म किया गया, इन असलह के ज़खायर पर कब्जा कर लिया गया और कमांड एंड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया गया। इन ऑपरेशंस की वजह से शुमाली वज़ीरिस्तान के अलावा फाटक के तमाम इलाकों में खासे हद तक काबू पा लिया गया, क्योंकि वहां 2011 तक कोई मिलिट्री ऑपरेशन ना हो सका। इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए दहशतगर्द वहां जमा होना शुरू हुए और नए सिरे से तंजीम साजी की। 2013 की पीस टॉक की नाकामी के बाद शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका पंजाबी तालिबान, TTP, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और दीगर कलअदम तंजीमों और तशद्दुद पसंद अनासिर के लिए पुरकशिश अमाजगाह बन गया। इन दहशतगर्दों ने साबका मिलिट्री ऑपरेशंस का बदला लेने के लिए अब की बार फिर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमलों का आगाज किया, जिनमें कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, लाहौर और क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स पर हमला, क्रिश्चियन और शिया कम्युनिटी पर हमले काबिल जिक्र हैं। इन जानलेवा हमलों जिनमें हजारों बेगुनाह शहरी और मासूम जाने लुकमा अजल बनी, आखिरकार मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को एक नए ऑपरेशन का ऑप्शन नागुज़ीर हो गया, जो कि 15 जून 2014 को शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब के नाम से लॉन्च किया गया, जिसका बुनियादी मकसद बाकी मांदा मुट्ठी भर शिद्दत पसंद अनासिर से हमेशा के लिए खुलासी पाना था। बेहतर यह था कि मज़कूरा ऑपरेशन इस वक्त रूबामल होता जब दहशतगर्द अनासिर शुमाली वज़ीरिस्तान में तंजीम साजी के लिए इकट्ठा होना शुरू हुए थे। मुमकिन था कि इस सूरत में दहशतगर्द इतने ताकतवर भी ना होते और हजारों लोगों की जानें भी बच सकती, लेकिन कई वजूहात की बिना पर ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब ताख़ीर का शिकार रहा है, जिनमें सरदस्त ये है कि सियासी क़यादत और मिलिट्री लीडरशिप का इस पर अदम इत्तेफाक था। बाद सरबराहान मुमलिकत को इस बात का खौफ था कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब के आगाज के बाद दहशतगर्द और इनके स्लीपर सेल खतरनाक हद तक रियासती इदारों और सियासी और फौजी क़यादत पर हमला कर सकते हैं। मुमकिन है कि बाज़ खुद पसंद सियासी लीडर्स को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब को मौखिर करने के सियासी फ़वाइद हासिल हुए हों, क्योंकि कुछ सियासी पार्टियां दहशतगर्दों की नज़रियाती तौर पर हिमायत करने वाले अफराद से मई 2013 के इलेक्शन में वोट हासिल करना चाहती थी। यही वजह है कि इस ऑपरेशन का आगाज इलेक्शन के इख्तिताम के 1 माह बाद किया गया। बाज़ माहिरीन की राय ये भी है कि इसके पीछे माशी मफादात भी पन्हा थे। इसकी वाज़ेह मिसाल ANP के साबिक सियासी रहनुमा आज़म खान स्वाति का वीडियो पैगाम है कि असफंदियार वली, जो कि फरवरी 2008 के इलेक्शन के बाद MNA मुंतखब हुआ और अपनी पार्टी यानी अवामी नेशनल पार्टी की ताकत का मरकज बना, तो इसने सियासी क़यादत को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब को मौखिर करने में अहम किरदार अदा किया। आज़म स्वाति के मुताबिक असफंदियार वली खुफिया तौर पर स्मगल होने वाला असला और बारूदी मवाद और दीगर एशिया के बदले मुआवजा वसूल करता था। पाकिस्तान के मशहूर अंग्रेजी अखबार दी डॉन ने यह इंकशाफ किया है कि असफंदियार वली 9 मई 2008 को खुफिया तौर पर अमेरिका रवाना हुआ, जहां वो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अफसरान, व्हाइट हाउस और नायब सदर के ऑफिस के आला ओहदेदारान से मिला। इसके अलावा इसने फ्लोरिडा के मकाम यानी टेम्पा में अमेरिकन सेंट्रल कमांडर के आला फौजी क़यादत से मुलाकात की, जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि इसे 38 मिलियन रुपए अदा किए गए। जब पाकिस्तानी कौमी सलामती इदारों ने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी से असफंदियार वली की आला फौजी सियासी क़यादत से खुफिया मुलाकात के बारे में वजाहत तलब की, तो इन्होंने इसकी वजाहत देने या किसी किस्म की राय देने से इनकार कर दिया। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब को मौखिर करने की मज़कूरा वजूहात में पहली वजह हक़ाइक़ के ज्यादा करीब दिखाई देती है, क्योंकि इन दिनों में सियासी और गैर सियासी आला क़यादत को दहशतगर्दों की तरफ से खतरात लाहक थे। 19 नवंबर 2008 को मेजर जनरल फैसल अलवी का इस्लामाबाद में टारगेट किलिंग में कत्ल होने के बाद इन खतरात को और ज्यादा हवा मिली। फैसल अलवी पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG को कमांड भी करता रहा था और 2004 में अंगूर अड्डा ऑपरेशन का ममार खसूसी मास्टरमाइंड भी था। पाकिस्तान के कौमी सिक्योरिटी इदारों का यह ख्याल है कि फैसल अलवी पर हमला करने की मंसूबा बंदी इलियास कश्मीरी, जो हरकतुल जिहादुल इस्लामी का चीफ कमांडर भी रहा है, ने की।
الیاس کشمیری کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے 2008 میں جنرل اشفاق پرویز کیانی پر حملہ کرنے کی اس وقت منصوبہ بندی کی جب وہ اسلام آباد کے ایک جم کلب میں ورزش کے لیے جا رہے تھے، لیکن قومی سلامتی کے ضامن اداروں نے اس منصوبہ بندی کا ادراک کر کے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عسکری اعلیٰ قیادت پر دہشت گردانہ کارروائیوں کے خطرات اور مئی 2013 میں ہونے والے الیکشن میں سیاسی فوائد کا حصول آپریشن ضرب اسب کی تاخیر کے محرکات تھے۔ یہ ساری صورتحال اس دن یکسر تبدیل ہوگی جب 10 مسلح دہشت گردوں نے کراچی میں 8 جون 2014 کو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دہشت گردانہ حملہ کیا، جس میں بچوں اور عورتوں سمیت کئی لوگ مارے گئے۔ یہ حملہ تحریک طالبان پاکستان اور اسلامی موومنٹ آف ازبکستان نے مل کر کیا، جس کی منصوبہ بندی شمالی وزیرستان میں ازبک کمانڈر ابو الرحمان المانی نے کی۔ اگرچہ اس حملے کا منصوبہ ساز 15 جون 2014 کو پاکستانی ایئر فورس کے فضائی حملے میں مارا گیا، لیکن اس نے راولپنڈی کے عسکری قلعہ اور اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے اونچے ستونوں پر کھڑی دلکش عمارتوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ نتیجتاً پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت نے دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرنے کے لیے حتمی فیصلہ کیا، جس کا عملی اظہار آپریشن ضرب اسب کے آغاز سے کیا گیا۔ آپریشن ضرب اسب کو پاکستانی عوام، سیاسی و عسکری قیادت اور پاکستانی علماء کی جانب سے دیے گئے فتووں کی حمایت حاصل تھی۔ اس آپریشن کا بنیادی مقصد دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور تربیت گاہوں کو تباہ کرنا اور کمیونیکیشن کے مراکز کو ختم کرنا شامل تھا۔ یہ آپریشن شمالی وزیرستان، فاٹا اور پورے پاکستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کے خلاف تھا، جس میں کسی مذہبی یا سیاسی امتیاز کے بغیر تمام کالعدم جماعتوں کے خلاف کارروائی کرنا تھی۔ یہ آپریشن سابقہ آپریشن سے امتیازی حیثیت کا حامل تھا، کیونکہ یہ دہشت گرد فرقہ پرست گروہوں کے خلاف ایک جامع آپریشن تھا اور غیر ریاستی عناصر کے خلاف سب سے بڑا آپریشن تھا۔ اس میں 30,000 سے زائد آرمی نوجوانوں نے حصہ لیا، جن میں اسپیشل سروسز گروپ، اسپیشل سروسز ونگ، پیرا ملٹری فورسز، اسپیشل سروسز گروپ نیوی، انٹر سروسز انٹیلیجنس کووڈ ایکشن ڈویژن اور پاک فضائیہ نے حصہ لیا۔ اس آپریشن میں پاک آرمی نے وہ 4 جنگی تکنیک استعمال کی جو امریکی فوج نے ویتنام اور عراق میں جنگ کے دوران استعمال کی۔ ان میں سے سب سے پہلی تکنیک انٹیلیجنس آپریشن کی مدد سے ٹارگٹ کو تلاش کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ٹارگٹ کا قبضہ اور وجود ہی ختم کر دیا جائے، اور وہ اسلحہ وغیرہ کی صورت میں ہو تو اس کو ناکارہ بنا دیا جائے۔ ناظرین، تیسری اہم تکنیک آپریشن زدہ جگہوں یعنی اسٹرانگ ہولڈ کو ٹارگٹ سے صاف کر دیا جائے، اور چوتھی تکنیک یہ ہے کہ لمبی مدت کے لیے آپریشن زدہ جگہ پر اپنا کنٹرول بحال رکھا جائے اور ایسے عناصر جو قبضے کو ختم کرنا چاہیں ان کو کچل دیا جائے۔ ناظرین، آپریشن ضرب اسب پاکستانی تاریخ میں ملکی سطح پر ہونے والا سب سے بڑا آپریشن ہے، جس کا پہلا فیز جون 2014 کو شروع ہوا اور اپریل 2016 کو مکمل ہوا، جبکہ اس کا دوسرا فیز اپریل 2016 سے فروری 2017 پر مشتمل ہے۔ المختصر یہ کہ آپریشن تقریباً 3 سال اور 3 ہفتے کی مدت تک جاری رہا۔ آپریشن ضرب اسب کی کامیابی اس سے عیاں ہوتی ہے کہ اس کو مدد دینے کے لیے 1,13,200 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یعنی IBOs کیے گئے۔ اس آپریشن کے آغاز کے پہلے 2 ماہ میں 910 دہشت گرد مارے گئے، 174 اسلحے کی فیکٹریاں تباہ کی گئی اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس آپریشن کی مدد سے دہشت گرد تنظیموں کے اہم لیڈر مارے گئے اور کئی لوکل کمانڈر گرفتار ہوئے۔ آپریشن ضرب اسب کے بعد شمالی وزیرستان سمیت فاٹا کے بیشتر علاقوں میں ریاست کی ریڈ بحال ہوگی۔ ان سب کامیابیوں کے باوجود دہشت گردی کو پاک سرزمین سے ختم کرنے کے لیے ایک چیلنج باقی رہ گیا ہے، وہ یہ کہ جماعت الاحرار، تحریک طالبان پاکستان اور لشکر اسلام کے بعض دہشت گرد مغربی سرحد پار سے دشمن عناصر کے ہاتھوں پاکستان کے خلاف بطور پروکسی استعمال ہو رہے ہیں۔ لہذا قومی سلامتی کے ضامن اداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرحد پار سے انفلٹریشن کا سدباب کریں اور دہشت گردی کے خلاف مضبوط نظریاتی بیانیہ یعنی نیریٹو تشکیل دیں۔ اس کے لیے مذہبی لیڈرز، علماء کرام، اسکالرز، میڈیا اور پالیسی ساز اداروں کو متحرک کیا جائے تاکہ دہشت گردی کی باقی ماندہ کوکھ کو بھی پاک سرزمین سے ختم کر دیا جائے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کریں، انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اس طرح کی ویڈیوز موصول ہو